साथियों, आज की बात डॉक्टर आलोक यादव के साथ आपका पुनः एक बार हृदय से स्वागत है। साथियों, हमारे राष्ट्र का जो प्रमुख नारा या ऊर्जा के स्रोत जो रहे हैं वो तीन रहे हैं, जो नारे के रूप में हमेशा हम लोग लगाते रहे हैं: जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान। अर्थात किसान, जवान और विज्ञान हमारे राष्ट्र की धुरी और रीढ़ है। ये जब कोई बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो वह आवाज़ संपूर्ण राष्ट्र में एक प्रमुख मुद्दे के रूप में उभर कर आती है। अभी हम देखें कि हम भारत सरकार के द्वारा नवीन कृषि बिल लाया गया, संसद के पटलों पर वह पास भी हो गया है, लेकिन अभी कानून नहीं बन पाया है, क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। सड़कों पर किसान आ गए हैं। अतः आज का मेरा मुद्दा है कि कृषि बिल का विरोध क्यों, सत्ता पक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष क्या कह रहा है और किसानों की क्या राय है, उन सभी पे सिलसिलेवार तरीके से आज हम लोग महापंचायत में इस मुद्दे को सकारात्मक ऊर्जा के साथ समझने का एक प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये तीन बिल लाए कौन से गए हैं। पहला बिल है, कोई भी कृषि उपज को जरूरत से अधिक जमा ना करे, अर्थात आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को खत्म कर दिया गया है, जिसमें सरकार का ये मंशा है कि अब व्यापारी सीधे किसान से जुड़कर अधिक से अधिक दामों में उपज को खरीदेगा तो किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। दूसरा बिल है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश, जिसमें सरकार बीच के बिचौलिए और मंडियों को खत्म कर किसान तक सीधे व्यापारी को लाने की बात कर रही है और ये सोच रही है कि सीधे व्यापारी किसान से जब जुड़ेगा तो उसकी उपज का बृहद दाम, अच्छे दाम उसको मिलेंगे। तीसरा बिल है मूल आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, या कहें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें सरकार की ये मंशा है कि सीधे व्यापारी किसान के खेत से उसकी उपज को खरीदेगा और अधिक से अधिक किसान संपन्न हो जाएगा। ये सरकार की सोच थी, जो वो मीडिया संस्थानों के जरिए और विभिन्न प्रचार के माध्यम के जरिए लोगों को समझा बुझा रहे हैं। अब बात आते हैं कि किसान और सत्ता के विपक्ष में जो लोग राजनीतिक दल हैं, उनकी इस अध्यादेश को लेकर क्या सोच है, वो क्यों इस ओर उग्र है। तो हम देखेंगे कि उनके अंदर तीन संदेह हैं। पहला संदेह है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जो खत्म किया जा रहा है, आप स्क्रीन पर देखें, उसको खत्म होने के बाद लोगों का यह मानना है कि पूंजीपति अपने यहां बफर स्टॉक इतना ज्यादा कर लेंगे कि बाद में जरूरत पड़ने पर बहुत ऊंचे दामों पर वो मंडी को देंगे, जिससे किसान, मजदूर, असहाय, वंचित, कमजोर, ठगा सा अपने आप को महसूस करेगा और बेरोजगारी और महंगाई चरम उत्कर्ष पर पहुंच जाएगी। दूसरा जो उनका संदेह है वो एमएसपी पे है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार जो प्रत्येक उपज का मिनिमम वैल्यू तय करती है, उसके आधार पर किसान ये जान जाता है कि उसका माल किस रेट में विक्रय होगा। इसको खत्म करने के पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इसके बाद ज्यादा दाम मिलेंगे, लेकिन किसानों का यह सोचना है कि अगर उद्योगपति एक संगठित समूह के रूप में बाजार में आए और उन्होंने काफी समय तक उपज को नहीं खरीदा, तो किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ेगी, जिससे किसान दुर्बल, कमजोर, असहाय हो जाएगा। ये सबसे बड़ा उनका संदेह का एक कारण है और उनकी ये मांग है कि एमएसपी को कानून के अंदर स्थान दिया जाए और ये तय किया जाए कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, लेकिन एमएसपी गवर्नमेंट करेगी। ये एक उनके विरोध का कारण है। तीसरा विरोध का जो उनका मुख्य कारण है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इससे पहले कई राज्यों में उसके दौर आए, गुजरात में आया, बिहार में आए, पेप्सको वगैरह ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई, उसके परिणाम सुखद नहीं आए। व्यापारियों ने जब फसल पक के खेतों पे तैयार हो गई तो उन्होंने किसी न किसी बहाने से उनकी फसल लेने से मना कर दिया गया। तो किसानों को लगने लगा कि इसके साथ ही कहीं व्यापारी
सिर्फ अदालत कोर्ट के चक्कर ही ना लगाते रह जाएं। तो ये संदेह है और मुझे आशा और विश्वास है कि इन संदेह को सरकार दूर करेगी। लेकिन उससे पहले हमारा जो जितने पाठक वर्ग हैं, श्रोता वर्ग है, वो एमएसपी का सही मतलब नहीं जानता है। एमएसपी का सही मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। यानी कि सरकार कम से कम ये निश्चित करती है। अब कम से कम कैसे निश्चित करती है और ये क्यों अस्तित्व में आया, उसको आप स्क्रीनशॉट के जरिए मैं आपको समझाने का एक प्रयास करता हूं। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन सबसे पहले भारत में 1965 को बना, जिसके द्वारा यह निर्धारित किया जाने लगा कि किसी फसल की वैल्यू क्या होगी और सरकार उस फसल को किस प्रकार खरीदेगी। उसी अमेंडमेंट को, कमीशन को 1985 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कहा जाने लगा और तब से लेके अभी तक वह आयोग ये काम कर रहा है कि फसलों के दामों को तय करने का सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे स्क्रीनशॉट में, आप देखिएगा कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यह आयोग विभिन्न चरणों में प्रत्येक वर्ष फसल की वैल्यू का हुई ये अंदाजा लगाता है और ये अंदाजा लगाने के बाद आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति को ये सौंप देता है और मंत्रिमंडल समिति उसे हुबहू या थोड़ा परिवर्तन करके एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित कर देती है। अब हम तीसरे स्क्रीनशॉट में ये समझने का प्रयास करें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस आखिरकार इसकी जरूरत क्या है और क्यों है। तो देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। दूसरा, जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों का क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ अभी बाद में मैं समझाता हूँ। तीसरा, सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। आप जानते हैं आज़ाद भारत में हम इतने आत्मनिर्भर नहीं थे कि जितने हमारे यहाँ पर जनसंख्या थी उनका पेट हम भर सके। हम अमेरिका से गेहूं लेते थे, सड़ा गला और लाल गेहूं हमें प्राप्त होता था। यहीं पर क्रांति करके किसानों ने आज हमें आत्मनिर्भर भी बनाया है और कई राष्ट्रों को आज हम अनाज भेजते भी हैं। तो कहीं किसान इस कृषि कार्य से विरत ना हो जाए, टूट ना जाए, कमजोर ना हो जाए, तो उसे बचाए रखने के लिए साथियों एक चीज आप जानते हैं, हर चीज के बिना आप रह सकते हैं। एसी के बिना रह सकते हैं, टीवी के बिना आप रह सकते हैं, अच्छे गद्दे के बिना आप रह सकते हैं, मोटरसाइकिल के बिना रह सकते हैं, लेकिन आप खाद्यान्न के बिना बहुत समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ किसान को देवता तुल्य जय किसान की संज्ञा दी जाती है। आप स्क्रीनशॉट में देखें, किसी ने बहुत कितना मार्मिक ये बनाया है कि ये किसान कह रहा है मेरे पास हल है लेकिन मेरी समस्याओं का हल किसी के पास नहीं है। आखिरकार कैसे इस प्रकार से काम चलेगा, उनसे बात भी अगर नहीं की जाएगी तो कहीं टूटने की स्थिति ना आ जाए। अब हम ये देखें कि हमारा मीडिया क्या कर रहा है। 25 तारीख को भारत बंद आंदोलन हुआ, कई जगह सफल, कई जगह असफल, कई जगह ज़्यादा भीड़ भी हुई, लेकिन हमारा मीडिया संस्थान बम्बई की महानगरी की चकाचौंध में नशे के पदार्थों पर डिबेट करा रहा था, कभी रिया पे, कभी दीपिका पे, कभी कंगना पे। लेकिन उस मीडिया को भारत के किसान के लिए 10, 15, 20, 25 मिनट का एक बेहतरीन डिबेट कराने का भी समय नहीं मिला। ये भारतीय मीडिया संस्थानों की सच्चाई है। इस सच्चाई के बीच कुछ मीडिया संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत समाचार को मैं इसमें अच्छा मानता हूँ, एनडीटीवी बहुत अच्छा काम करता है, न्यूज़ 24 भी
इन मुद्दों को जमीन से, सुधीर जी, जमीन से उठाकर उसका हल कराने का एक प्रयास करते हैं और जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। साथियों, किसान हमारा अन्नदाता है, हमारे राष्ट्र का निर्माता है। उसकी बात, उससे चर्चा पर चर्चा की जानी चाहिए, उसकी शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। और अगर इन सारी शिकायतें दूर नहीं होती हैं तो इसके परिणाम भारत को विश्व गुरु बनने से रोकने तक से हो सकते हैं। मुझे आशा नहीं, विश्वास है, हम सभी लोग एक नई सोच के साथ उन्हें सम्मान देंगे, उनसे बात करेंगे और नई तरंगों के साथ हम विश्व गुरु बनने का संकल्प लेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।